बहनों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। मई के अंतिम सप्ताह में दशहरी की आमद होगी बाजार में। सरकार ने चालू सीजन में अब तक 196 लाख टन गेहूं खरीदा। शारदा नहर 12 मई से बनकर 9 जून को पुनः चलाई जाएगी। पुराने पेड़ों में फिर से हरियाली लाने का अभियान चलाएगा उद्यान विभाग और नई विकसित प्रजातियों से पानी की खपत कम होगी और गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा। अब कृषि समाचार विस्तार से। तापमान के बढ़ने से जहां एक और लोग प्रभावित हैं, वहीं बागवान अच्छी फसल और मिठास को लेकर खुश हैं। तापमान बढ़ने के साथ ही आम की मिठास बढ़ती है। मई के अंतिम सप्ताह या जून को पहले सप्ताह में दशहरे की आमद बाजार में होने लगेगी। आम की फसल को मई का मौसम काफी प्रभावित करता है। मई में बारिश और आंधी से आम की फसल को नुकसान होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मई में ही आम के उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। आम की बात करें तो दशहरी का नाम सबसे पहले आता है। विशेषज्ञ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह बताते हैं कि वर्तमान मौसम तो आम के लिए काफी अच्छा है। चोपी बनने लगी है और आम का आकार भी बढ़ रहा है। हालांकि बागवानों को बाग की सिंचाई करने की सलाह दी जा रही है। मई के अंतिम सप्ताह या जून में दशहरी बाजार में दिखेगी। बागवान बताते हैं कि जितने बौर आए हैं उनकी स्थिति बेहतर है। आम की मांग लंदन, दुबई, जर्मनी, अमेरिका, स्पेन, दोहा, मिलान, स्वीडन, इटली, नीदरलैंड, मस्कत, नेपाल व नॉर्वे समेत कई देशों में रहती है। निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण डॉक्टर वीबी द्विवेदी ने बताया कि दशहरे के साथ ही लंगड़ा, सफेदा और आम्रपाली की प्रजातियों के आम लोग पसंद करने लगे हैं। सरकार ने चालू सीजन के दौरान अब तक 196 लाख टन गेहूं की खरीदारी कर ली है। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए जरूरी वार्षिक मांग 186 लाख टन से ज्यादा है। सूत्रों के अनुसार अब तक विभिन्न राज्यों के 16 लाख किसानों से 45,000 करोड़ रुपए के गेहूं की खरीद की गई है। सरकार ने चालू सीजन में 310 से 320 लाख टन गेहूं की खरीदारी का लक्ष्य रखा है। सरकार के लिए गेहूं की खरीदारी करने वाली नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सिंचाई विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार जनसामान्य एवं संबंधित किसान भाइयों को सूचित किया है कि चौधरी चरण सिंह गिरिजा बैराज बहराइच, लिंक चैनल चौधरी चरण सिंह शारदा बैराज, शारदा नगर जनपद लखीमपुर खीरी, शारदा सहायक पोषक नहर एवं पोषक नहर से विभिन्न जनपदों में निकलने वाली मुख्य नहर राजबहा आदि के वार्षिक निरीक्षण एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु कृषि निदेशक की सहमति से करीब 1432 फसली में शारदा सहायक पोषक नहर शीर्ष से 11 व 12 मई 2024 की मध्य रात्रि से बंद की जाएगी एवं 9 जून को पुनः चलाई जानी है। इस बंदी के फलस्वरूप उक्त अवधि में पोषक नहर से निकलने वाली नहर प्रणालियों से जनपद सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, अमेठी एवं वाराणसी जनपदों की शारदा सहायक प्रणाली से संबंधित सिंचाई करने वाली नहरों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। उद्यान विभाग पुराने हो चुके पेड़ों में फिर से हरियाली लाने का अभियान चलाएगा। सूखने की कगार पर पहुंच रहे पुराने दरख्तों में फिर से हरियाली लाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे छाया के साथ ही उनमें फिर से फल निकलेंगे। वैज्ञानिक इसके लिए केवल सर्वे ही नहीं करेंगे, बल्कि बागवान किसान भाइयों को इसके लिए प्रशिक्षण भी देंगे। भारतीय गन्ना अनुसंधान के वैज्ञानिकों के लगातार प्रयास से पिछले 4 साल में 1 दर्जन नई गन्ने की प्रजातियों को बनाकर किसानों को फायदा देने का कार्य किया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि नई प्रजातियों से 15 से 20% पानी की खपत कम होगी और 10 से 15% गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा। किसान भाइयों और बहनों, आइए रुख करते हैं प्रदेश की मंडियों की ओर और जानते हैं आज के ताजा मंडी भाव। सबसे पहले गेहूं की बात करें तो गेहूं का भाव अयोध्या में 2355 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 2339 रुपए, गोरखपुर में 2325 रुपए और लखनऊ में 2320 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। चावल का भाव अयोध्या में 2945 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 3138 रुपए, गोरखपुर में 2765 रुपए और लखनऊ में 3120 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। टमाटर का भाव अयोध्या में 1773 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1530 रुपए, गोरखपुर में 1625 रुपए और लखनऊ में 1650 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। प्याज का भाव अयोध्या में 1700 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1612 रुपए, गोरखपुर में 1725 रुपए और लखनऊ में 1650 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा।
तो किसान भाइयों और बहनों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। आइए अब जानकारी लेते हैं फसल अवशेष प्रबंधन और लाभ के विषय पर। इंडिया का नंबर 1 सिप्लाडीन। इसका पोविडोन आयोडीन स्किन इन्फेक्शंस पे असर करे और छिलने, कटने और जलने पर भी। सिप्लाडीन, स्किन का फर्स्ट एड। नमस्कार, कृषि दर्शन की इस कड़ी में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आप सभी तक खेती और किसानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आएं, जिनका उपयोग करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी आय को दोगुना भी सुनिश्चित कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, आज हम चर्चा करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन और उसके लाभ के बारे में। हमारे देश में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और इन फसलों की कटाई के बाद जो अवशेष खेतों में रह जाते हैं, उनको जलाने की बजाय किस प्रकार से उनका प्रबंधन किया जाना चाहिए, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अभिनव सिंह, गेस्ट फैकल्टी, कृषि प्रसार शिक्षा विभाग, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तो जैसा कि आज हमारा चर्चा का विषय है फसल अवशेष प्रबंधन क्या है और इसे क्यों किया जाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फसल अवशेष की। फसल अवशेष वो है जो पौधे का वो भाग है जो फसल की कटाई और गहाई के बाद खेतों में छोड़ दिए जाते हैं या पड़े रहते हैं, जैसे कि भूसा, तना, पत्ता और छिलके इत्यादि, पुआल जैसे कहते हैं। आप इसे इस तरह से समझें कि फसल अवशेष जो है वो प्राकृतिक संसाधन है जिसमें पोषक तत्व भरपूर हैं और ये न केवल मृदा में कार्बनिक पदार्थों का महत्वपूर्ण स्रोत है, अपितु इसमें मृदा में भौतिक, प्राकृतिक और रासायनिक गुणों में वृद्धि करते हैं ये। और पादप पौधों द्वारा जो मृदा से अवशोषित किए जाते हैं रसायन, जैसे पौधों से जो कुल रसायन अवशोषित किए जाते हैं उसका 25% नाइट्रोजन, फास्फोरस, 50% गंधक और 75% पोटास पौधों के जड़, तना एवं पत्ती में संग्रहित रहते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, फसल अवशेष जो है वो पोषक तत्वों का भंडार है। अगर उसे पुनः खेतों में डाल दिया जाए या उसका समुचित प्रबंधन किया जाए तो उससे फसल उत्पादन में वृद्धि होगी, मृदा में उर्वरता बढ़ेगी, दूसरा लागत में कमी आएगी। ले दे के पूरा मामला लागत का है। अगर किसान की लागत कम होते हैं तो उससे उनकी आय में वृद्धि होगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। जी, तो सर, फसल अवशेष किस मात्रा में मतलब पाया जा रहा है हमारे देश में और इसका किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए जिससे कि इससे अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। पूरे भारतवर्ष में पूरे भारत में एक वर्ष में 680 मिलियन टन फसल अवशेष उत्पादन होता है और कुल फसल अवशेष उत्पादन का 58% धान्य फसलों से, 17% गन्ना और 20% रेशों वाली फसलों से एवं 5% तिलहन फसलों से उत्पादन होता है। और कुल फसल उत्पादन का मात्र 22 से 23% ही इस्तेमाल किया जाता है या प्रबंधन किया जाता है, बाकी शेष नष्ट कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। आज हम सभी इधर ये समस्या देख रहे हैं कि फसल की कटाई और गहाई के लिए आधुनिक तकनीक जैसे कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण खेतों में बहुत सारे अवशेष रह जा रहे हैं और किसान इसका प्रबंधन जला के कर रहे हैं, इसका समुचित प्रबंधन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे उनके कहने का तर्क ये भी है कि फसल जो अवशेष है उसको प्रबंधन करने के लिए अलग से समय, धन और श्रम की लागत लगता है। दूसरा उनका ये भी कहना है कि दो फसलों के बीच की जो अवधि है वो उपयुक्त नहीं है कि वो उसको प्रबंधन कर सके। तीसरा उनका ये कहना है कि फसल को जला देने से खेत साफ हो जाता है। लेकिन इस प्रकार के प्रबंधन से पर्यावरण के साथ साथ मृदा और मानव और पशुओं पे गंभीर प्रभाव पड़ता है। जी, तो जैसा आपने कहा कि पराली जलाने से जो मतलब हमारे जो पशु पक्षी हैं या हम खुद मानव हैं, हम पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसके लिए क्या कोई और रास्ता है कि हम जो खेतों में अवशेष रह गए हैं उनका प्रबंधन किया जा सके? तो प्रबंधन किस प्रकार से करें और कैसे कैसे किया जाना चाहिए, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। प्रबंधन कई प्रकार से हैं। प्रबंधन अगर हम पहली बात करें, पहला प्रबंधन इस प्रकार से पशु चारे के उपयोग में या प्रौद्योगिकी के लिए इकट्ठा करने की बात करें तो सबसे पहले अभी गेहूं उगाई गया है और उसका हार्वेस्टिंग होगा, तो उसे काटने के बाद आप उसका सिंपल इस्तेमाल इतना है कि आप उसे
रीपर या कटर द्वारा काट के यथास्थान अपना उसे स्टोर कर लें। अगर आपके पास पशु हैं तो आप उसको खिलाने के इस्तेमाल करें या फिर उसे उचित समय आने पे बेच दें, या जब चाहे तब बेच के आप धन अर्जित कर सकते हैं। दूसरा, धान की कटाई के बाद उसके चारे का भी पशु के लिए चारे के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यद्यपि उसमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो आप उसमें यूरिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित करके या फिर प्रोटीन संवर्धन करके उसे चारे के इस्तेमाल करके आप प्रबंध कर सकते हैं अवशेषों का। या दूसरा, आप पुआल को छोटे छोटे काट के और उसे वाष्प द्वारा उपचारित करके पशुओं को चारे के रूप में इस्तेमाल करके उसका समुचित प्रबंधन कर सकते हैं। और कई प्रकार के प्रबंधन है। दूसरा प्रबंधन ऐसे समझिए कि अगर औद्योगिक की बात करें तो आप उससे गत्ता मेकिंग चल रहा है आजकल, गत्ता उससे बनते हैं। और डिज़ाइन होम मेकर की बात करके होम घर के अंदर जो साग सजाने की जो बातें होती है, सजाने के लिए काम आते हैं, और उससे पैकिंग मटेरियल बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में उसे काम आते हैं पुआल का, या फिर उसे सब्जी ट्रांसपोर्ट करने के लिए आजकल इतनी ब्लिंकिट है, अमेजोन है, या फिर और सारी चीज़ें जो सब्जियां ट्रांसपोर्ट करती हैं, फल ट्रांसपोर्ट करती हैं, उसे पैकिंग में इस्तेमाल करते हैं पुआल का और सारी चीज़ों का। तो इस प्रकार इसका प्रबंधन कर सकते हैं। या आप इसे मृदा में मिला के प्रबंधन की बात करेगा तो मृदा में मिलाने की बात है, अगर कोई फसल होता है तो फसल कटने के बाद आप उसे रोटावेटर से जुताई करके पानी लगा देंगे तो वो बहुत जल्दी मिट्टी में मिल जाएगा और आप अगली फसल उगा सकते हैं, एक प्रकार। दूसरा, आप ये कह सकते हैं, किसानों का कहना ये होता है जो धान और गेहूं की फसलें हैं उसके डंठल बहुत जल्दी गलते नहीं हैं, तो आप उसके लिए फसल अवशेषों का खेतों में जुताई करके पानी लगा के आप उसमें 20 से 25 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ छिड़काव कर देंगे तो उसे बहुत जल्दी ही अपशिष्ट मिट्टी में मिल जाते हैं। तीसरा, खेतों में ही आप रासायनिक कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, उसकी कई सारी विधियां हैं जिस पर चर्चा की जाएंगी। और आप चौथा ये आप कर सकते हैं कि उस फसल अवशेषों का दूसरी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कई सारे। तो जैसा कि आपने बोला कि हम फसलों का जो अवशेष बचता है उसका कई प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिससे ज़्यादा मात्रा में ऐसे फसलों का अवशेष प्राप्त हो सकते हैं और उनका क्या उपयोग किया जाना चाहिए? जैसे कि हमने बताया कि 58% जो है धान्य फसलों से और 17% गन्ना से, तो ये सबसे अधिक मात्रा में फसल अवशेष इन सबों से प्राप्त होता है। आप फसल अवशेषों का समुचित प्रबंधन करके ही आप पर्यावरण को और सारी चीज़ों को सुरक्षित कर सकते हैं। अब सुरक्षित करने की बात ऐसा है कि आप जैसे खड़ी फसल है, फसल में आप मल्चिंग भी कर सकते हैं। जैसे खड़ी फसल है तो आप जीरो टिलर्स के माध्यम से धान के खड़ी फसल में आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं, और गेहूं की अगर खड़ी फसल है तो आप उसमें जीरो टिलर्स के माध्यम से ढैंचा और मूंग की खेती करके आप फसल प्रबंधन भी कर सकते हैं और अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। और जैसे भी अभी आपने बोला कि हम मल्चिंग कर सकते हैं, तो मल्चिंग की क्या प्रक्रिया है और मल्चिंग क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मल्चिंग क्या है? फसल अवशेषों को मृदा खेत के ऊपर एक लेयर ऐसे बिछा देते हैं जिससे कि मृदा कवर हो जाती है, मिट्टी जो है वो कवर हो जाती है। उसका बेनिफिट ये है, उसका लाभ ये है कि मृदा के ऊपर मल्चिंग करने से जो खरपतवार हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं, एक पहला ये हो जाता है। दूसरा, उससे मृदा में नमी बनी रहती है, आपको अतिरिक्त सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पोषक तत्व उसमें बने रहते हैं, सूक्ष्म जीवाणु जो उसमें है वो संचरित करते रहते हैं, जिसके वजह से उसमें ह्यूमिडिटी बनी रहती है, ह्यूमस बना रहता है, तो उर्वरक शक्ति उसमें मेंटेन रहती है। जी सर, जैसे महिलाओं का भी बहुत योगदान होता है खेती में, तो जो अवशेष हमारे खेतों में बचे रह जाते हैं उससे किस प्रकार के बाई प्रोडक्ट या और भी उत्पादन करके जो हमारी महिलाएं हैं वो भी अपना आय दुगना सुनिश्चित कर सकती हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जैसा हमने पहले बताया कि कई सारे FPO चल रहे हैं, FPO बाई प्रोडक्ट बना रहे हैं और आप उससे मेकिंग का सामान बना रहे हैं और घर में साज सज्जा का सामान बना रहे हैं, बाहर रूम में टांगने के लिए या फिर कोई गिफ्ट देने के लिए। उसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी बन रहा है टेराकोटा मिट्टी इस्तेमाल होता है, उसमें खरपतवार का भी इस्तेमाल करते हैं और उसमें पैकिंग का इस्तेमाल होता है, गत्ते बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। FPO और कई सारे NGO भी इस पर वर्क कर रहे हैं और आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पे जाके इससे बाई प्रोडक्ट बनाने की विधि सीख सकते हैं और अपने आय अर्जित कर सकते हैं। जी, तो सर आपने थोड़ी देर पहले एक जीरो टिलेज करके एक शब्द का इस्तेमाल किया था, तो क्या है जीरो टिलेज और कैसे करना चाहिए, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जीरो टिलेज यही है कि खड़ी फसल में जैसे फसल कट गई है, उसके अवशेष खड़े हैं,
उसमें आप जीरो टिलेज के माध्यम से, मतलब एक मशीन आती है जो कम जुताई, बिना जुताई कर सकते हैं, बहुत कम जुताई करके आप उसमें अगली फसल बो दें। उससे बुआई करने से आपको लाभ ये होता है कि आपका समय, श्रम और धन तीनों बचता है। अच्छा, उससे बुआई करने से फ़ायदा ये भी होता है कि आपका खाद कम लगती है, सिंचाई भी कम लगती है, और जो जुताई के पैसे थे उसमें जो लगने वाले श्रम थे और पैसा था वो सारे आपके बचते हैं। ठीक है सर। जो अवशेष हमारे खेतों में लगे रह जा रहे हैं कि जैसे हमारे किसान भाई बहन उनको क्लियर तो करते हैं, साफ करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ बचा रह जाता है, तो उसका किस प्रकार से उपचार किया जाना चाहिए ताकि खेत की तैयारी अगली फसल के लिए की जा सके? खेत की तैयारी अगली फसल करने के लिए, जैसे अभी हमने बताया कि रासायनिक कंपोस्ट विधि द्वारा आप जो है, जैसे खेत में आप एक गड्ढा या पिट विधि अपनाई जाती है, 1 मीटर गहरा, 2 मीटर चौड़ा और कम से कम 8 मीटर लंबा हो, जो कि भूमि की सतह से थोड़ा ऊंचा हो, मतलब बाहरी पानी उसमें ना आ पाए, और वो सीमेंटेड हो, जिसके वजह से उसके जो मतलब खाद जो बनेगा उसका मृदा में अवशोषित ना हो पाए। उसमें 2 विधि है मिश्रित करने की। एक विधि है लेयर बाय लेयर, सतह बाई सतह, एक होता है मिश्रित विधि। अगर आप सतह बाई सतह की बात करें तो आप 2-3 लेयर जो है धान का पुआल, पत्ते और जो भी आपके पास अवशेष है उसको बिछाएंगे। उसके बाद उसमें उर्वरा मिट्टी मिलाएंगे और पुराना कंपोस्ट मिलाएंगे, और अगर आपके पास गोबर की खाद है तो वो, नहीं तो फिर मुर्गी की बीट जो आती हैं आप उसका इस्तेमाल करके लेयर बाय लेयर करेंगे। तब तक करेंगे जब तक कि वो गड्ढा भर न जाए। अगर बहुत गर्मी है या बहुत ठंडी है तो आप मिट्टी की एक लेयर ऊपर से लगा के उसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद उसे ढक देंगे और उसे हर 15 दिन पे चलाएंगे। ऐसा आप 3 बार करेंगे, 45 दिन पे करेंगे। तो ये आपका मिश्रित विधि है। दूसरा है कि मिक्स विधि, मतलब मिश्रित विधि। आप इसमें सारी चीज़ों को इकट्ठे मिलाएंगे, जिसका रेशियो होता है 8:1, 0.5, 0.5। तो आप इस रेशियो से आप मिलाएंगे। पहला आपका अवशेष जो है 8% वो हो गया, 1% में आपका उर्वरक मिट्टी या फिर जो आपके पास चीज़ है, और दूसरा है पूसा डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र का उपयोग करेंगे। इस मात्रा में आप मिला के सभी चीज़ों को ढक देंगे, और इसमें भी वही 15-15 दिन पे एक बार पूरी तरह से उसको हिलाना पड़ेगा और पलटना पड़ेगा। इस तरह से 45 दिन में 3 बार जब आप कर लेंगे तो 90 दिनों में धान का पुआल या गेहूं का पुआल पूरी तरह से विघटित होता है। 40 दिन में पत्ते होते हैं, और इस तरह से आपका 90 दिन में पूरी तरह से ये उच्च क्वालिटी का कंपोस्ट तैयार हो जाएगा, जिसका आप उपयोग अपने खेतों में उर्वरा शक्ति बढ़ाने में और कम लागत करने में भी कर सकते हैं, और आप इसे अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। जी सर, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे जो किसान भाई बहन खेतों में पराली लगी उसे जलाते हैं, जिससे कि वायु प्रदूषण बहुत बड़े स्तर पर होता है। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन परालियों से हम बना सकते हैं, या कोई और अवशेष जो बचे रह जा सकते हैं उनका हम किस प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं कि उनको जलाने की आवश्यकता ना पड़े और किसानों का भला भी हो सके? प्रबंधन की बात है। प्रबंधन 3 तरीके से हमने जैसा बताया था पहले। एक, आप उसका औद्योगिक या पशु चारे के इस्तेमाल में कर सकते हैं। दूसरा, आप मृदा में मिश्रित करके, मृदा में मिला के या ऊपरी सतह पे बिछा के, ये 3 तरह से आप इनका आप प्रबंधन कर सकते हैं। जब आप बात करेंगे पशु चारे की, तो पशु चारे में भूसा का इस्तेमाल होता है, जैसे गेहूं का भूसा हो गया, या फिर हरे पत्ते का भी इस्तेमाल हो जाता है, और आप धान के पुआल का भी कर सकते हैं उसे उपचारित करके। अगर आप बात करेंगे मिट्टी में मिश्रित करने की, तो आप उसे जुताई करके, पानी लगा के, उसमें खाद डाल के, या फिर पूसा डिकम्पोजर द्वारा भी मिक्स करके आप उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ा सकते हैं। और तीसरा, जब हम बात करते हैं कि आप मृदा में जो है मिश्रित कर दिए हैं, और आप जब आप मल्चिंग की बात करते हैं ऊपरी सतह में, तो आप जीरो टिलेज की खेती की बात करते हैं। जैसे खड़ी कपास की फसल है तो आप उसमें गेहूं की रीले खेती कर सकते हैं। गेहूं की अगर खड़ी फसल है तो आप उसमें मूंग की रीले खेती करके आप फसल अवशेष प्रबंधन भी कर सकते हैं और अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों से आप पर्यावरण की भी सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी आय भी विकसित कर सकते हैं, और मृदा का स्वास्थ्य भी साथ साथ बेहतर होता है। जी, तो सर, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए क्या किसी प्रकार की तकनीक का भी इस्तेमाल हमारे किसान भाई बहन कर सकते हैं? तो उस पर कुछ जानकारी दीजिए। तकनीक जैसा कि आपने बताया, रासायनिक कंपोस्ट है, उसमें 2 विधि था। एक विधि तो आपने ये बना दी, एक मिश्रित विधि है जिसमें आप 1 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा आप एक पहाड़ नुमा बना देंगे। जैसे आप फसल है उसका अवशेष इकट्ठा है, आप उसे कटवा के इकट्ठा करके पहाड़ विधि बना लेंगे, और सबको मिश्रित करके, जैसे उसमें हमने बताया था खाद हो और गोबर की पुरानी तो उसका इस्तेमाल कर लें, कुटकुट पालन अगर कोई कर रहा है उसकी बीट हो तो उसका इस्तेमाल कर लें, और उसमें पूसा डिकम्पोज़र मिला के। पूसा डिकम्पोज़र कवकों का एक उत्पादन है जो
उन फसल अवशेषों को बहुत कम समय में अपघटित करके खाद में परिवर्तित कर देता है। जी। तो आप उसका इस्तेमाल करके 15 से 20 दिनों में अवशेषों को जो है खाद में परिवर्तित कर सकते हैं। 25 दिन मैक्सिमम लग जाता है। सर, जैसे कि हमारे जो धान का जो अवशेष बचा रह जाता है खेतों में, तो उसका किस प्रकार से प्रबंधन किया जाना चाहिए, उसका क्या कर सकते हैं हमारे किसान भाई बहन, इस पे कुछ जानकारी दीजिए। धान के फसल का जो अवशेष है उसको चारे में इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है किसानों को। उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इसलिए किसान भाई हमें उसको चारे के रूप में इस्तेमाल करने से डरते हैं। आप उसका उपचार कर सकते हैं। उपचार करने के लिए आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिससे आप उपचारित कर ले, या फिर प्रोटीन का संक्रमण करके और संवर्धन करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो धान के पुआले उसके छोटे छोटे टुकड़े काट करके उसे वाष्प विधि द्वारा उपचारित करके पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सभी के अतिरिक्त आप इनसे जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं आप उसका इस्तेमाल करके अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। सर, जैव विविधता की बात करें तो किस प्रकार से ये जो फसल का प्रबंधन है, अवशेष प्रबंधन है, वो किस प्रकार से हमारी जैव विविधता के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जैव विविधता के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप फसल को जलाते हैं, फसल अवशेष को जलाते हैं, उससे कई प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें मृदा की, मृदा में भौतिक प्रभाव की अगर बात करें हम, तो भौतिक रूप से मृदा की जो ऊपरी सतह है, फसल अवशेष जलाने से मृदा की जो ऊपरी सतह है वो उसका ताप बढ़ जाता है। उसके ताप बढ़ने से वो सतह जो है कठोर हो जाती है। सतह कठोर होने के कारण उसमें सघनता बढ़ती है, जिसके वजह से मृदा में जल धारण की क्षमता कम हो जाती है, वायु संचयन की क्षमता कम हो जाती है। अगर हम बात करें उसके जैविक वाली जो आपने बात की, तो अगर हम जैविक की बात करें तो जो उसमें उपलब्ध सूक्ष्म जीव हैं वो सभी जल जाते हैं, नाश हो जाते हैं। अगर सबसे सक्रिय जो सतह है 15 सेंटीमीटर का, उसमें उपलब्ध जितने लाभकारी सूक्ष्म जीव हैं वो सभी नाश हो जाते हैं, पूरी तरह से कह सकते हैं। और उसके कारण बहुत सारी दिक्कत आती हैं। जैसे हमारे मित्र कीट हैं जो मृदा की ऊपरी सतह पे रहते हैं, केंचुआ हो गए, मकड़ी हो गए, ये सभी नाश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इनके नाश होने से जो हमारे हानिकारक कीट हैं उनको प्राकृतिक प्रबंधन नहीं कर सकते, हम प्राकृतिक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उसके वजह से किसान भाइयों को अलग से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके वजह से उनकी आय में और उनके मतलब इनपुट में प्रभाव पड़ता है। और जब उनकी आय होती है तो वो इनपुट की वजह से कम हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें भौतिक, अब रासायनिक की अगर बात करें तो मृदा में जो उपलब्ध पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सभी चीज़ें जल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, जिससे मृदा की उर्वरता शक्ति कम होती है और उत्पादन भी कम होता है। इस प्रकार इसमें भी किसान भाइयों को अतिरिक्त इसको कंप्लीट करने के लिए इसमें फिर खाद डालना पड़ता है, रसायन डालना पड़ता है, और इससे इनकी आय पे चोट पहुँचती है। अगर हम बात करें पर्यावरण की, तो पराली जलाने से या फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण और पर्यावरण के साथ साथ मनुष्यों पे, पशुओं पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है, हानिकारक प्रभाव जिसे कह सकते हैं। जब फसल अवशेष जलते हैं तो इसमें कई प्रकार के हानिकारक गैस निकलते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रेट ऑक्साइड हो गया, और अन्य प्रकार के नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें रिलीज होती हैं जो पर्यावरण के साथ साथ मनुष्यों को भी हानिकारक होते हैं। जब कभी ये फसल अवशेष जलाए जाते हैं उस समय आप देखेंगे कि सांस की प्रॉब्लम आती है, अस्थमा की दिक्कत है, आंखों में जलन की समस्या आती है, कई प्रकार के चर्म रोग की दिक्कत आती है। अब इधर सुनने में आता है कि कैंसर की भी समस्याएं उससे आ रही हैं। सर, आज के इस कार्यक्रम में हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है। आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां हमारे किसान भाइयों बहनों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत ही रोचक जानकारियां प्राप्त हुई होंगी, जिनका उपयोग करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।